नमस्कार, देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। देश के भीतर पिछले कई दिनों से नफरती माहौल तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के विरोध के नाम पर देश में तमाम राजनीतिक दल और तथाकथित सेक्युलर गैंग एकजुट होकर मोदी और उनकी सरकार की योजनाओं के विरोध में एकजुट हो गए हैं। लोकतंत्र में विरोध होता है, होना भी चाहिए, लेकिन मोदी के विरोध में मौत की कामना करना, खुलेआम मंचों से प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने का काम हो रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी जा रही है तो दूसरी तरफ हिंदू मुसलमान को बांटने की साजिश भी हो रही है। मुसलमानों को भड़काकर, नफरती नारे लगाकर ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है जिससे देश की बदनामी हो। जी हां, आज हम इस मुद्दे पर बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बयान सुनने जरूरी है, क्योंकि देश में 70 साल तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर अब वो गाली देने पर उतारू हो गए हैं। पीएम मोदी के खिलाफ आज ही, अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर हेट स्पीच दी गई है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने आज प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की और कहा कि मोदी हिटलर की मौत मरेगा। चलिए सबसे पहले आप सुन लीजिए कि सुबोध कांत सहाय ने कहा क्या था। मुझे तो लगता है कि हिटलर का सारा इतिहास इसने पार कर लिया। हुडा साहब बड़े गांव की भाषा में समझा रहे थे। हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी। सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। इस बयान के बाद टाइम्स नाउ भारत ने उनसे सवाल किया, लेकिन सुबोध कांत सहाय अपनी बात पर अड़े रहे। कांग्रेस के तमाम नेता भी खुलकर सुबोध कांत सहाय के बयान के समर्थन में उतर गए हैं। वैसे कांग्रेस की ओर से ये कोई पहला बयान नहीं है। पिछले हफ्ते कांग्रेस के एक विधायक शेख हुसैन ने भी पीएम मोदी को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। आपको वो बयान भी सुनना चाहिए। अगर जरा सा भी कुछ हो जाएगा, पूरे नागपुर, पूरे विदर्भ, पूरा महाराष्ट्र इस सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पीछे खड़ा हुआ है। अगर उनके बाल को भी जरा सा धक्का लगेगा तो इस देश के अंदर में अंगार लग जाएगी, इस देश को बर्बाद हो जाएगा। जो काम करना है वो छोड़कर ये फालतू के काम करना बंद करो, नहीं तो नरेंद्र मोदी तेरा वही हाल होगा। अब क्या बोलेंगे कि जैसे की मौत होती है ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। सुना आपने, तो ये नेता और सुबोध कांत सहाय प्रधानमंत्री मोदी को गाली दे रहे हैं, तो खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा बताने वाले इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा जिहादी ज्ञान दे रहे हैं। तौकीर रजा लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोल रहे हैं। कल रविवार को तौकीर रजा ने बरेली में एक प्रदर्शन किया। तौकीर रजा ने मंच से मुसलमानों को भड़काने का पूरा इंतजाम किया, पूरा काम किया। और इतना ही नहीं, तौकीर रजा ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जहर भी उगला। तौकीर रजा प्रधानमंत्री मोदी को कलमा पढ़ने की बात भी कहते हुए सुनाई पड़े। क्या तौकीर रजा बताएंगे कि देश के प्रधानमंत्री को क्या पढ़ना चाहिए? आप खुद सुनिए तौकीर रजा का बयान। नरेंद्र मोदी, अगर तुम ईमानदारी से मोक्ष का रास्ता चाहते हो, मोक्ष के मार्ग पर आना चाहते हो, तो दुनिया में वाहिद इस्लाम है जो निजात का रास्ता है। निजात के रास्ते पर आ जाओ, तुम्हारा दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और तुम्हारा दीन भी अच्छा हो जाएगा। नरेंद्र मोदी, कलमा पढ़ो, हम भी तुम्हें अपने सर पे बिठाने देंगे। और तौकीर रजा यही नहीं रुके। तौकीर रजा ने अग्निपथ योजना को लेकर मुसलमानों को भड़काने की भी पुरजोर कोशिश की। सुनिए आप। हम भाईचारे का पैगाम देने वाले लोग हैं। हम ट्रेनें नहीं चला रहे, इसलिए हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। हमारी बात इसलिए नहीं सुनी। उन्होंने ट्रेनें चलाई, कोई बुलडोजर चला, कोई लाठी चली। ऐसी बेईमानी देखने के बाद फिर उसी बेईमान के आगे हम अपनी मिन्नत लेकर जाए कि हमारी बात सुन लो, हम पर लानत है। ये वही तौकीर रजा हैं जिन्हें देश के संविधान, कानून और देश के प्रधानमंत्री पर कोई भरोसा नहीं है। तौकीर रजा कह रहे हैं
कि वो दुनिया भर को बताएंगे और यूएन में ज्ञापन देंगे। अगर ज्ञापन देना होगा तो हम यूएनओ में ज्ञापन देंगे। बताओ ठीक है? हम यूएनओ में ज्ञापन देंगे, हम दिल्ली में जाकर ज्ञापन देंगे और पूरी दुनिया की हुकूमतों को बताएंगे कि इस बेईमान हुकूमत में मुसलमानों के साथ कैसा तासुब हो रहा है। ये नरेंद्र मोदी, इनको नजर नहीं आ रहा है कि पूरी दुनिया में क्या मैसेज जा रहा है? तुम हमारे देश को बदनाम करने का काम कर रहे हो। अब तुमसे कोई बात नहीं की जाएगी, अब तुमसे तुम्हारे साथ कोई मामला नहीं रखा जाएगा। अगर शिकायत की जाएगी तो इंशाल्लाह यूएनओ में शिकायत की जाएगी। सुना आपने, मौलाना तौकीर रजा देश के प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं कि देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, लेकिन आप खुद आप तय कीजिए कि कौन देश को बदनाम करने का काम कर रहा है। आज इस मुद्दे पर मैं डिबेट शुरू करूं, लेकिन उससे पहले खुद को मुसलमानों का मसीहा बताने वाले भाईजान असदुद्दीन ओवैसी का भी चलिए जिक्र कर लेते हैं। ओवैसी हर मंच से प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोल रहे हैं, लेकिन कल रांची में ओवैसी की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। सुनिए। पहुंच चुके हैं रांची एयरपोर्ट। ओवैसी सर थोड़ा सा सर थोड़ा सा टूट जाएगा। जी सर थोड़ा सा जी बोला गया सर लगाइए भैया। तो वैसे की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे को लेकर केस दर्ज हो गया है, तो वहीं तौकीर रजा के कल अनुमति से ज्यादा भीड़ आने को लेकर के भी मामला दर्ज किया गया है। तौकीर रजा को 1500 लोगों के आने की इजाजत दी गई थी, लेकिन तौकीर रजा के इस प्रदर्शन में हजारों की संख्या में लोग आए और साफ साफ नियमों का उल्लंघन किया गया। ऐसे में आज के जो तमाम सवाल हैं वो हम आपके सामने रखेंगे। देखिए, सबसे बड़ा सवाल कि बार बार प्रधानमंत्री के खिलाफ हेट स्पीच भला क्यों? नफरत की खेती, तौकीर का कलमा पढ़ने वाला ज्ञान क्यों? इसके अलावा सवाल यह भी कि ओवैसी के वेलकम में पाकिस्तान जिंदाबाद, ऐसा क्यों? और साथ ही कि हिंदुस्तान में बंटवारे और नफरत वाली राजनीति क्यों? मेरे साथ देखिए खास मेहमानों का बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है इस वक्त। राकेश त्रिपाठी प्रवक्ता बीजेपी से मेरे साथ हैं, मेरे साथ संजीव उनियाल हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, मौलाना हाफिज गुलाम सरवर सर भी हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तहसीन पूनावाला हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और डॉक्टर पवन राव अंबेडकर भी है, प्रवक्ता AIMIM के, और इसके अलावा मौलाना पीर अली कादरी हैं, अध्यक्ष है मरकजी अंजुमन कादरिया के। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तहसीन पूनावाला साहब, मैं आपके पास आऊंगी। आपने सुना होगा सुबोध कांत सहाय ने आज क्या कहा। अगर नहीं सुना तो मैं बताती हूं। उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से हिटलर की मौत हुई वही मौत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मरेंगे। क्या आपको लगता है कि इस तरह की भाषा जायज है? क्योंकि लगातार एक के बाद एक कांग्रेस नेताओं की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी के मौत की कामना कुछ इस तरीके से की जा रही है। श्वेता जी, आपने मुझे आपके शो में शिरकत करने का मौका दिया, आपका शुक्रगुजार हूं। सभी आपके दर्शकों को और फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार कहते हुए मैं दो बातें रखना चाहता हूं आपके सामने। अचानक से मुद्दा हो गया है मोदी जी की जिंदगी के बारे में। हम सब ये कामना करते हैं कि उनकी आयु लंबी हो, स्वस्थ रहे। मैं ये मानता हूं इस तरह की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो सुबोध कांत साहब हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो खुद नरेंद्र मोदी जी हो जिन्होंने सोनिया जी के बारे में कहा इटालियन जर्सी, गांधी जी, राहुल गांधी के बारे में कहा जर्सी बिछड़ा, ये कहा कि विधवा की तरह रोएगी। पार्लियामेंट के अंदर ये शब्द है, विधवा की तरह रोएगी। या जो हमारे मासूम जो लोग थे जो दंगों से अफेक्टेड थे, उनको कहा बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री। शब्द है। किसी ने किसी की मौत की कामना तो इस तरीके से पहले नहीं की। शेख हुसैन ने भी कहा जानवर से तुलना करते हुए। समाप्त कर दूं, मैं आपका प्रश्न समझ गया। अगर आप इंटरफेयर ना करें तो मैं समाप्त कर देता हूं। मेरे मित्र शशि थरूर की मरूम पत्नी के बारे में कहा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। मेरे मित्र की मरूम पत्नी के बारे में 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये अभद्र टिप्पणी है। और वहां बंगाल में जाके कहा, तहसीन पूनावाला जी, मुझे लग रहा है आप लिस्ट लेकर आए हैं अपने जवाब में, लेकिन लिस्ट मेरे पास भी है। लिस्ट मेरे पास भी है कि कब कब क्या क्या कहा गया। अभी जो मेरा सवाल आपसे है उसका जवाब आप दे। क्या इस तरह की भाषा, जब आपके एक नेता ये कहते हैं किसी जानवर से तुलना करते हुए कि इसकी मौत मरेंगे, आपके एक सीनियर लीडर ये कहते हैं जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं कि हिटलर की मौत मरेगा, ये जायज है?
क्या ये निंदनीय नहीं है? बस आप इतना कहें हाँ या ना। बिल्कुल है। जैसे मोदी जी ने दंगों के जो लोग दंगों की पीड़ित थे उनके बारे में कहा कि अगर कुत्ते का पिल्ला, ये मोदी जी को मैं वर्बैटिम कोट कर रहा हूं, वो भी गाड़ी के टायर के नीचे आ जाए तो मुझे बुरा लगता है। तो ये गलत है, मोदी जी भी गलत है, ये भी गलत है। लेकिन मैं एक चीज कहते अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। आपने 2 बार मुझे रोका, प्लीज मुझे एक बात कहनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण शो है, आपके माध्यम से देश की जनता को और मोदी जी के समर्थकों को कहना चाहता हूं, ये जो भाजपा के बड़े बड़े नेता के बच्चे हैं, ये लोग विदेश में पढ़ाई करेंगे, ये आपको अग्नि में डाल रहे हैं। तहसीन पूनावाला जी, आपसे जो सवाल किया अभी उसका जवाब दीजिए। देखिए, मैं अग्निपथ पे बात करने आया, मुझे आपके जुबान जो जहरीली जुबान इस्तेमाल की जा रही है उस पर बात कर रहे हैं। जो अग्निपथ को लेकर जो ये स्कीम जिससे देश बर्बाद होगा, जिससे देश खतरे में आएगा, उसको लेकर ये डिबेट है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। प्लीज अगर आप मुझे ना टोके, क्योंकि बीजेपी नहीं टोका जाता है, तो मैं अपनी बात समाप्त कर दे, मैं अब तक समाप्त कर दिया होता। मैं ये जितने भी भाजपा के नेता हैं, इन सबके बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे, ये अग्निपथ स्कीम में नहीं जाएंगे। देश को बर्बाद करने का एक इन्होंने ठेका उठाया है। अग्निपथ स्कीम का हमें विरोध करना पड़ेगा, ये संवैधानिक है, लेकिन संवैधानिक तरीके से बिना लड़ाई करे इस स्कीम को हमें यहां से बाहर फेंकना होगा और मोदी जी को स्कीम वापस लेनी होगी, ठीक उसी तरह जैसे उन्हें 3 काले किसान कानून को वापस लेना होगा। ठीक है, ठीक है। चलिए, सवाल तो मेरा ये था कि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, भी गलत है, तो भी गलत है। ठीक है। हमारे साथ और भी खास मेहमान है। संजीव उनियाल जी, मैं आपके पास आऊंगी। आपने सुना होगा तहसीन पूनावाला जी ने पूरी बकायदा वो लिस्ट रख दी जिसमें पहले क्या कुछ कहा गया है बीजेपी की तरफ से, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता कि कभी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है कि जानवर की मौत मरे, हिटलर की मौत मरे, वो भी देश के प्रधानमंत्री के लिए। मुझे लगता है कि रवायत चल पड़ी है। संजीव जी, मुझे लगता है कि रवायत चल पड़ी है कि अगर आप किसी मुद्दे पर विरोध रखते हैं तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जितनी भी अभद्र भाषा हो सकती है उसका इस्तेमाल करें विपक्षी पार्टियों की तरफ से। मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो देश के प्राइम मिनिस्टर है और थंपिंग मेजोरिटी से दूसरी बार चुनने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं और देश की जनता, पूरा संसार उनको तरह तरह के अवार्ड दे नवाज के उनको अपनी पलकों पर बिठाता है। और जिन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को लेकर कांग्रेस सरकार चली थी, जिनकी स्ट्रक्चरल रिफॉर्मेशन के नाम से सारी चीजें फाइलों में बंद पड़ी थी, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे धारा 370 हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, दूसरे के घर पे मार के आने की नीति, कोई भी किसी भी तरह की स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने की जो क्षमता ये सरकार रखती है, उस सरकार ने दोबारा से दिखा दिया कि कैसे 17.5 साल के एक बैगर का बच्चे की, आज मैं न्यूज पढ़ रहा था, वो अपने आप में क्या कह रहा था, अग्निपथ के लिए वो कह रहा था कि आज मैं एंटाइटल्ड हो गया हूं क्योंकि मैंने 10वीं से 63% मार्क्स पास किए, तो मैं जरूर अग्निपथ में जाते देश की जो है वो देश की सरहदों पर जाकर क्या करूंगा, मुकाबला करूंगा दुश्मनों से। अब रही जहां तक प्राइम मिनिस्टर का सवाल है, जो भी एग्जांपल ये मेरे मित्र दे रहे थे कि बिल्कुल भी देवर पोल्स अपार्ट। अरे प्राइम मिनिस्टर की बात आप कर रहे हो, प्राइम मिनिस्टर की बात किससे कर रहे हो कि कुत्ता गाड़ी के नीचे दब जाएगा, है फला जो है उसके नीचे चला जाएगा। अरे भैया, प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है, देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए इतने अपशब्द यूज करना, एक बार में यू कैन नॉट सेल इन 2 बोट्स। एक बार में आप कहते हो कि हाँ मैं उनकी निंदा करता हूं, अरे निंदा नहीं, आपको कहना चाहिए कि ये वास्तव में वो तड़प है जो कि इनको गद्दी से निरंतर दूर कर रही है, इसीलिए इस तरह की भाषा यूज कर रहे हैं। ईडी के लगातार एक्सीडेंट के बाद उनको लगता है कि इसे तड़प उठेंगे। बोले तहसीन। एक ही लाइन जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया दोबारा से। संजीव जी की बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि हमारे संवैधानिक लोकतंत्र में इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, और खास करके प्रधानमंत्री जी के लिए संवैधानिक पद पे, और उनको बहुमत मिले या नहीं मिले, हमारे प्रधानमंत्री मेरे भी प्रधानमंत्री है। संजीव जी, आप आपके दिल पर हाथ रख के कहिए कि दुनिया के, भारत के सिर्फ एक ही प्रधानमंत्री जिनके दोनों हाउस में स्पीच एक्सपंज हुए, पता है क्या शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने हाउस के अंदर? कौन व्यक्ति कैसे नहाता है, ये प्रधानमंत्री कहे, कौन बिका हुआ है, विधवा की तरह रोते हैं, ये प्रधानमंत्री के शब्द पार्लियामेंट के अंदर है। ये पार्लियामेंट की गरिमा इन्होंने नहीं रखी है, प्रधानमंत्री के शब्द पार्लियामेंट के अंदर। मैं आपसे पूछता हूं, गलत है, मैं मानता हूं गलत है, मैं क्या कह रहा हूं गलत है, लेकिन जो शब्द नरेंद्र मोदी जी प्रयोग करते, जिन शब्दों का प्रयोग नरेंद्र मोदी जी ने किया है बतौर प्रधानमंत्री, क्या ये उनको शोभा देती है? वो मुख्यमंत्री थे और जो लोग रिलीफ कैंप में थे उनको कहते हैं ये बच्चा पैदा करने की तहसीन पूनावाला जी के बारे में। ऐसा लगता है जब आप इस तरह की दलीलें देते हैं तो ऐसा लगता है कि आप जस्टिफाई कर रहे हैं जो भाषा इस्तेमाल की जा रही है प्रधानमंत्री जी के लिए, उसको आप जस्टिफाई करें। संजीव उनियाल बोले, आप क्या कहना चाहते हैं? आधे से ज्यादा इंफॉर्मेशन इसमें जो है वो गलत है पूनावाला जी की, बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन है, और ये बताता है कि उनके अगेंस्ट कितना जहर भरा हुआ है।
क्योंकि आज वो व्यक्ति है कि लगातार देश को आगे बढ़ाए लेकर जा रहा है, अपनी जहर मां के तो पैर धो रहा है। संजीव उसकी उनियाल जी, बातें जो है आज जहर तो इतना भरा हुआ है, जहर तो इतना भरा हुआ है कि जब आप ये भूल जाते हैं जलन से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार का विरोध करते करते आप देश विरोध पर कब उतारू हो जाते हैं, आपको ये फर्क ही समझ में नहीं आता। इसीलिए मैं जाऊंगी डॉक्टर पवन राव अंबेडकर जी के पास, जो कि प्रवक्ता है AIMIM के। पवन राव अंबेडकर जी, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे आपकी रैली में लगते हैं। आपने भी अभी जब हमने सुनवाया, आपने भी सुना होगा कि कैसे आपके पार्टी के कार्यकर्ता पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं। मतलब आप देश का विरोध करने पर उतारू हो जाएंगे अगर आपका सरकार से मतभेद होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। आपके कानों में और मीडिया के कानों में पाकिस्तान पाकिस्तान गूंजता है। अच्छा। हमारे जबानों से सिर्फ इस देश का भारत गूंजता है। ये आप लोगों के कानों में भर गया है ना, पाकिस्तान घुस गया। बहुत सारे मामले हम सुन चुके हैं, बहुत सारे मामले सुन चुके हैं, बहुत सारे मामले सुन चुके हैं। सर, हम बिना तथ्य के इस डिबेट में कुछ नहीं करते। हमारे पास पूरे तथ्य होते हैं, वीडियोस होते हैं, तब हम बात करते हैं। मामला भी दर्ज हो गया इसमें। अरे श्वेता जी, आप पूरी बात तो सुनिए। फर्रुखाबाद में भी लोगों ने हम लोगों को जो है डिटेन किया, कहा कि ये ऐसा हुआ, लेकिन पुलिस को माफी मांगनी पड़ी और उसने कहा कि हाँ, हमसे गलती हुई है। मैं सुनवा दूं क्या? पाकिस्तान को अपनी जूते की नोक पे रखते हैं। बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान करते हैं। आप ये कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान करते हैं। लेकिन आप सुनिए, अब बात सुन लीजिए, अब बात सुन लीजिए। MIM पाकिस्तान नहीं करता है। आप लोग मीडिया और मीडिया के कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान उनके कानों में और दिमाग में भर गया है। मैं सुनवा दूं आपको। पाकिस्तान करते हैं। चलिए, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। अभी हम सुनवा देते हैं कि किस तरीके से ओवैसी जी के सामने पाकिस्तान जिंदाबाद करना। आप सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिए। सर, हाथ कंगन को आरसी क्या, सुन लीजिए। और देख रहे हैं कि ये रांची की है। एयरपोर्ट पर जब ओवैसी को लेने के लिए कार्यकर्ता आपकी पार्टी के पहुंचे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। क्या नहीं सुना आपने? फिर सुनवाऊं आपको। बिल्कुल नहीं, हम समर्थन करते हैं इस चीज का। बिल्कुल समर्थन हम नहीं करते हैं। हम इस देश की बात करते हैं, इस देश के भारतीय संविधान की बात करते हैं। नहीं करते हैं। ओवैसी जी का समर्थन करने को मना कर रहे हैं। कौन? आप ओवैसी साहब के विरोध में होंगे तो होंगे। हम ओवैसी साहब इस देश के भारतीय संविधान और लोकतंत्र की बात करते हैं। क्या आप ओवैसी साहब पर इल्जाम लगा रहे हैं? क्या उनके सामने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं? पवन जी, वो मौजूद थे वहां। जाइए, पकड़िए और उसको इन्वेस्टिगेट करिए। जाइए, पकड़िए, इन्वेस्टिगेट करिए। कौन है वो? ये दर्ज हो गया है। आप भी वहीं थे क्या? पकड़िए, इन्वेस्टिगेट करिए। हम पाकिस्तान की बात नहीं करते, हम इस देश की बात करते हैं। लंबी फहरिस्त हो गई है। देखिए, चिंता की बात यह है कि बहुत लंबी फहरिस्त हो गई है, जिसमें मुझे लगता है कि विपक्ष को अब सिर्फ एक ही मौका नजर आ रहा है अपना अस्तित्व बचाने का। और जितनी तेजी से कांग्रेस का अस्तित्व देश में गिर रहा है, उतनी ही तेजी से उनकी भाषा का स्तर भी गिर रहा है। मैं आऊंगी अगले मेहमान के पास। मौलाना हाफिज गुलाम सरवर जी भी मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है। सरवर जी, तौकीर रजा कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलमा पढ़े, फिर हम उनको मोक्ष मिल जाएगा और उनको हम सर पर चढ़ा लेंगे। ये तौकीर रजा कौन है? क्या वो बताएंगे देश के प्रधानमंत्री को कि वो कलमा पढ़ें, कि वो हनुमान चालीसा पढ़ें, वो क्या पढ़ें? देखिए, तौकीर रजा साहब जिस ख़ानदान से संबंध रखते हैं, उस ख़ानदान को ये श्रेय जाता है इस देश में कि जो इश्क मोहब्बत की बात आज हो रही है कि नबी के नाम पर हम जान दे देंगे। सच्चाई यह है कि उनके जो पूर्वज हैं, आला हजरत जिन्हें हम लोग कहते हैं, उन्होंने ये एक ऐसा देश में मुहिम चलाया था जिससे मुसलमानों का बहुत बड़ा तबका नबी से इश्क करने वाला शुमार किया जाने लगा है। जी। तो अब इनको ये लगता है कि हम उस ख़ानदान से हैं जहां करोड़ों लोग हमारे पूर्वज को मानते हैं। इन्होंने जो कुछ बातें कल कही हैं, पहले तो इनको एक बधाई मैं पहले दे दूं कि शुक्रवार का ऐलान था इनका, और हम लोग लगातार विरोध कर रहे थे कि शुक्र का जो प्रचलन है वो बंद किया जाना चाहिए इस देश में। तो कम से कम हमें लगा कि ये प्रस्ताव देश के मुसलमानों ने, मुस्लिम लीडरों ने स्वीकार कर लिया। और कादरी साहब थे, तमाम लोग विरोध कर रहे थे कि भाई जुमा के दिन जो प्रचलित ये हो रहा है, जिससे मैसेज सही नहीं जा रहा, बंद कीजिए। तो संडे को किया, लेकिन हम लोग को लग रहा था चलो संडे को कर रहे हैं और मुसलमान जमा होगा, उसको कुछ अच्छी बातें बताई जाएंगी।
इन्होंने 2-3 बातें कहीं, जब कलमा का जिक्र आया तो एक बात आपको याद होगा, इन्होंने खलीफे दोयम हजरत उमर फारूक का जिक्र किया और कहा कि वो भी जो है पहले मुसलमान नहीं थे, ईमान लाए तो हमने उनको खलीफा बना दिया। ये लफ्ज उनके हैं, मैं पूरी तकरीर को सुना हूं। तो मैं तो गुजारिश करूंगा, तौकीर रज़ा साहब से जानने की भी कोशिश करूंगा कि उस जमाने में गुलाम को खरीदने और बेचने का रिवाज था, और कादरी साहब बहुत अच्छी तरह बताएंगे कि बहुत मशहूर गुलाम थे हजरत बिलाल, उनको हमारे नबी ने मतलब आज़ाद करा दिया था और उन्हें वो मकाम अता किया था कि अगर अजान न दे तो सुबह ना हो। ये बहुत मशहूर कहानी और कव्वाली इस पर बहुत माने लोग सुनते हैं, जिस पर उनका जिक्र है। तो ये जो कह रहे हैं कलमा अगर मोदी जी पढ़ लें तो हम खलीफा मान लेंगे, 2 बातें साफ हुई। एक ये कि क्या कलमा नहीं पढ़ेंगे मोदी जी तो आप कुछ नहीं मानेंगे क्या? एक तो ये बात आ गई सामने। और दूसरे, आप इतने बड़े आलिम, इतने बड़े घराने से हैं, क्या मंचों से हमारे औलिया किराम ने, हमारे सूफिया किराम ने, हमारे बुजुर्गों ने, सूफियों ने, जिनके जरिए इस्लाम पहुंचा हमारे पूर्वजों तक, क्या उन्होंने मंचों से भाषण करके इस्लाम फैलाया था? क्या किसी को मंचों से कहा था क्या कि वो आप आ जाओ कलमा पढ़ लो? यही मैं समझना चाहूंगी। मौलाना पीर अली कादरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौलाना कादरी, आप बताएं, क्या इस्लाम में ये लिखा है कि आप दूसरे धर्म के लोगों को बोले कि तुम पहले कलमा पढ़ो तब हम तुम्हें मानेंगे, वो भी देश के प्रधानमंत्री को? देखिए मैडम, ये हमारा देश जो है लोकतंत्र से चलता है और यहाँ पर जो भी जनता भारत की जिसको वोट देती है वही इस देश का प्रधानमंत्री बनता है जी। और हालिया में देखने में ये आ रहा है कि हमारे पास भाषा का स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा है। पहले भी सियासी जमातें यहाँ पर हुआ करती थी, आजादी के बाद से आपने देखा कि चुनाव का दौर हमारे पास चल रहा है जी। लेकिन एक भाषा की मर्यादा रखी जाती थी, लेकिन आजकल भाषा की मर्यादा हम बिल्कुल खो चुके हैं। अब जब हमारे रहबर रहनुमा मजहबी हो या सियासी हो, इस किस्म की गिरी हुई गुफ्तगू अगर करेंगे तो फिर ये जितने नीचे के चुड़बैया गली कूचों में बैठकर सोशल मीडिया पर जो बकबक करते हैं, तो ये ऐसे ही नेताओं को देखकर ऐसे बकबक किए जा रहे हैं। तो मैं इससे पहले भी आपके चैनल के जरिए ये बात कहा हूँ ठीक है सर, कि हमको 1-2-3 सेकंड दीजिए मैडम आप। जी जी। सोशल मीडिया पर हमको सख्त-तरीन नजर रखने की जरूरत है। और तौकीर रजा खान साहब का जहाँ तक के सवाल है, यकीनन वो अहमद रजा खान साहब के पोते हैं और उन्होंने जो एहतजाज किया उनका वो संवैधानिक हक है, ठीक है। लेकिन एहतजाज में इस किस्म की गुफ्तगू कई कतई तौर पे तायद नहीं। चलिए, बहुत 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 साधुवाद आपको, बहुत स्वागत है जिस तरह से आप निंदा कर रहे हैं। यही होना चाहिए क्योंकि देश संविधान के हिसाब से चलता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप विरोध कर सकते हैं लेकिन आप देश विरोध नहीं कर सकते। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए, उनका भी मैं रुख कर लेती हूँ। राकेश त्रिपाठी जी, क्या विपक्षी पार्टियों को परेशानी इस बात की है क्योंकि जिस तरीके से लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न सिर्फ देश के अंदर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है, जो कद उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, क्या अब विपक्षी नेताओं को सिर्फ एक ही जरिया नजर आता है अपना अस्तित्व बचाने का और इसीलिए वो बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मरने की बात तक कर रहे हैं? देखिए श्वेता जी, जब व्यक्ति के पास शब्द समाप्त हो जाते हैं, जब व्यक्ति के मन के भीतर आक्रोश भर जाता है, क्रोध भर जाता है, अवसाद भर जाता है, तो आवेश में आकर के इसी प्रकार की गाली गलौज की भाषा का प्रयोग करते हैं। और कांग्रेस पार्टी में इस बात की होड़ मची हुई है कि कौन कितनी ज्यादा गाली दे सकता है। जितनी ज्यादा गाली देंगे उतना ज्यादा उनको पार्टी में बड़ा ओहदा, बड़ा सम्मान मिलेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी पर वो जितने पत्थर फेंकेंगे, नरेंद्र मोदी जी हर उस पत्थर को उठा करके गरीबों के प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए उसका उपयोग करेंगे। जितनी गालियां प्रधानमंत्री जी के खिलाफ निकालेंगे उतना ही प्रधानमंत्री जी लोगों के दिलों के भीतर लगातार और उनकी लोकप्रियता बढ़ती जाएगी। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति में इस प्रकार की गाली के लिए आज निंदा भी करने को कोई तैयार नहीं है। तहसीन पूनावाला जब बैठते हैं तो तमाम इफ बट के साथ कि किसने क्या कहा था, कब क्या कहा था। मैं मानता हूं राजनीति में भाषाई मर्यादा
किसी भी स्थिति में अगर टूटी है तो बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी नानुकुर के, एक स्वर में, संवेद स्वर में सभी राजनीतिक दल के लोगों को उसका विरोध करना चाहिए, उसकी निंदा करनी चाहिए। और राजनीति में अगर कोई किसी के मरने की कामना करने लगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनकी तरफ दुनिया पूरी आज आशा भरी निगाहों से देख रही है, जिसने अपने आचरण से आज लोगों के दिल को जीतने का काम किया है, ऐसे प्रधानमंत्री एक महामानव के प्रति इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग बहुत लोगों के दिलों को आहत करता है। इसलिए मैं बहुत विनम्रता से अनुरोध करूंगा कि कांग्रेस पार्टी अपनी इस प्रवृत्ति को छोड़े, वरना देश के आक्रोश का खामियाजा कांग्रेस पार्टी को और दिन प्रतिदिन भुगतना पड़ेगा। लगातार उसकी साख तो खत्म हुई है, जनता ने अपनी नजरों से उतारा है, और इसी कारण लगातार चुनाव दर चुनाव कांग्रेस पार्टी पराजित हो रही है। लेकिन अगर अपनी गाली गलौज की भाषा से उन्होंने परहेज नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी, इसके सिवा और कुछ नहीं बचेगा। बाकी मौलाना तौकीर रजा ने जो कुछ भी कहा, मौलाना तौकीर रजा को हम इसी नाते जानते हैं, वो इसी नाते कुख्यात हैं कि जब भी वो मंच पर चढ़ेंगे तो इसी प्रकार की भाषा जहर उगलने का काम करेंगे। लेकिन मौलाना तौकीर रजा जैसे लोग धीरे धीरे आइसोलेट हो जाएंगे। ऐसे लोगों को जनता के बीच में कोई जनाधार नहीं है। कुछ लोगों को, मुट्ठी भर लोगों को इकट्ठा करके उनको यह मुगलता हो सकता है कि वो मुसलमानों के रहनुमा है, लेकिन आम मुसलमानों के मसाइल, उनके लिए जो रोटी कपड़े मकान की जो व्यवस्थाएं हैं, जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं के कारण जो स्वावलंबी भारत बना है, आज जो रोजगार उनके घरों तक पहुंचा है, जो बिजली की व्यवस्था पहुंची है, जो आज देश भर का वातावरण खुशनुमा हुआ है, आज आम मुसलमान उनकी इन तकरीरों से भड़कने वाला नहीं है। वो नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के नारे के साथ है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव दर चुनाव लगातार एक के बाद एक अपनी विजय पताका लहराने का काम कर रही है, और इसी कारण हताशा में आकर के विपक्ष के तमाम नेता तहसीन पूनावाला कुछ कहना चाहते हैं। वैसे मैं सवाल आपसे ही करने वाली थी, लेकिन आप जो पहले कहना चाहते हैं, आप पहले पूछ लीजिए, दोनों का जवाब। नहीं, आप कहें। मृत्यु की, किसी की मृत्यु की कामना करना बिल्कुल गलत है। त्रिपाठी जी से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं, गलत है, नो इफ एंड बट। लेकिन प्रधानमंत्री होने के बावजूद जिनके स्पीचेस पार्लियामेंट में एक्सपंज होते, जो भाषा का प्रयोग पार्लियामेंट के अंदर किया, इस देश के सबसे बड़े मंदिर के, लोकतंत्र के मंदिर में, उस प्रधानमंत्री के बारे में आप क्या कहेंगे? जो प्रधानमंत्री कहता है कि ऑक्सीजन के कारण। तहसीन पूनावाला जी, आपको पता है कांग्रेस की दिक्कत क्या हो गई है और क्यों कांग्रेस का अस्तित्व इस तरीके से नीचे तरफ जा रहा है? जब भी सवाल किसी भी कांग्रेसी लीडर से पूछा जाता है ना, वो इतिहास की बात, इतिहास में चले जाते हैं। अरे वर्तमान और भविष्य पे देखना होगा। वर्तमान की बात कर रहा हूँ, अगर आप इसे ना तो मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ। राजनीति में भाषा के गिरते स्तर पर हम बात कर रहे हैं। राकेश जी ने एक बात अभी चिन्हित की है ना, जी बात समाप्त कर दूं, अगर मुझे मौका मिले तो, अगर मुझे मौका मिले, अगर उनको बोलना अच्छा नहीं लगता। शब्दों के चयन में आप बिल्कुल इस बात का ख्याल रखें। क्या मतलब, मुझे ये समझ में बात नहीं आती है कि आप लोग इतने कद्दावर लोग हैं, रात दिन पढ़ते हैं, बड़ों के बीच बैठते हैं, बड़े बड़े चैनलों पर बोलते हैं, बस थोड़ा सा हमेशा स्लिप करते चले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री बोलता है का क्या मतलब? प्रधानमंत्री को अपना मानते ही नहीं है, क्योंकि तभी आप देखिए, जब आप डिबेट में सम्मान नहीं दे सकते तो पीछे कैसे आपसे उम्मीद रखी जाएगी? बोलिए तहसीन, आप इनको एंकरिंग करवा दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप जवाब देते हैं तहसीन जी, जो आपने बोला है उन्होंने वही तो बोला है ना, आप जवाब दे। मैं अपनी बात समाप्त कर देता हूँ। नहीं, आप बोले तहसीन जी, बोले। क्या प्रधानमंत्री मुझे अपना मानते हैं? जो प्रधानमंत्री, मैं उत्तर दे रहा हूँ, समाप्त होने दीजिए ना। जो प्रधानमंत्री को ये नहीं पता कि मेरे 700 किसान शहीद हो गए, उनका डेटा प्रधानमंत्री के पास नहीं है। पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं, पार्लियामेंट के अंदर ही बात हुई, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा, तोमर जी ने, जो लोग शहीद हुए कोरोना के कारण बिना ऑक्सीजन के, कहे कि हमारे पास इसका डेटा नहीं। मैंने स्वास्थ्य मंत्री, ये प्रधानमंत्री के लोग ने कहा। नाविका जी को समाप्त होने दीजिए, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, आप प्लीज रिक्वेस्ट यू। नाविका जी को इंटरव्यू में प्रधानमंत्री जी ने टाइम्स में, आपके सिस्टर चैनल पे कहा, किनको नौकरियां मिली, किनको नौकरियां नहीं मिले, मेरे पास इसका डेटा नहीं। प्रधानमंत्री को मैं वर्बैटिम कोट करता हूं, वो क्या देश को अपना मानते हैं? आज जो ये स्कीम लाए प्रधानमंत्री, नोटबंदी जैसी स्कीम, 50 दिन में 60 बार रूल चेंज के 130 से ज्यादा लोग शहीद हो गए। 4 घंटे में लॉकडाउन कर दिया, कितने लोग शहीद हो गए? जाकर सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट प्रधानमंत्री ने लिया। आज मैं आपसे पूछता हूं, आज ये जो स्कीम लाए, ये जो स्कीम अग्नि, अगर यार सबको बीच में बोलना है क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ तो आपको बुरा लग रहा है, इसलिए आप लोग आवाज कर रहे हो। शांत हो जाइए संजीव जी, आपका मौका आएगा, मैं आपको समाप्त कर दूं। कभी एंकर बोलते, कभी साहब बोलते, कभी आप बोलते, मौका आएगा। मुझे इतनी लंबी बात करनी नहीं, अपनी बात में समाप्त कर देता। क्यों बीच में बोल रहे हो आप आराम से डिबेट, जो आप आए जिस टॉपिक पर आए हो कि हमें शांति से बात करते हैं, उसी का बग आप कर रहे हो, लंदन आप कर रहे हो, क्यों बीच में बोल रहे हो? मैंने आपके बीच में बोला,
मैंने बोला आपके बीच में? नहीं बोला ना, तो समाप्त होने दीजिए। जब प्रधानमंत्री अब समाप्त होने दीजिए प्लीज मेरी बात। ये जो अग्निपथ स्कीम है, मैं देश के लोगों को ये बताना चाहता हूं, ये स्कीम इसलिए लाई गई है, और मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस देश को बर्बाद करने की होड़ में लगी हुई है, और देश के दुश्मनों के साथ शायद मिलकर इस तरह की स्कीम लाई है, वरना कोई जरूरत नहीं थी इस तरह की। कैसी बातें आप करते हैं तहसीन पूनावाला जी? इस तरह की बातें करके आप लोग सिर्फ माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाहते हैं? देश के दुश्मनों के साथ मिलकर लाई, इसका क्या मतलब? ये इससे पाकिस्तान और चीन का फायदा होगा इस स्कीम से। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के कहने पर ये लेकर आए? आप ये कहना चाह रहे हैं? आप जो व्यक्ति बिना इन्विटेशन के पाकिस्तान चला गया, पूनावाला जी कैसी गैर जिम्मेदाराना बात है ये? ले आए पाकिस्तान में। आपको दिख नहीं रहा देश में क्या हिंसा हो रही? कैसी गैर जिम्मेदाराना बात है ये? तो फिर अगर ये स्कीम सही स्कीम है तो मुझे ये बताइए। मैं कुछ टेक्निकल सवाल पूछता हूँ, राकेश त्रिपाठी जी टेक्निकल जवाब दे या बाकी बातें ना करें। पहला मेरा टेक्निकल सवाल इस स्कीम को लेकर। राकेश जी, स्कीम निकलने के बाद मैंने टाइम्स नाउ, नव भारत और टाइम्स नाउ पे कहा था आप जवाब रिजर्वेशन दीजिए। माननीय गृह मंत्री, माननीय डिफेंस मिनिस्टर, अन्य मिनिस्ट्रीज ने रिजर्वेशन दी। अब आप मुझे टेक्निकल जवाब दीजिए, ये जो रिजर्वेशन आप दे रहे हो, क्या 50% सुप्रीम कोर्ट सीलिंग के अधिक है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली वायबल नहीं है, और उससे कम है तो किसका आप हक छीन रहे हो? दूसरी चीज, जो लोग आर्म फोर्सेस ज्वाइन करते हैं उनको वैसे ही रिजर्वेशन सेंट्रल फोर्सेस में मिलता है और कुछ स्टेट पुलिसेस में मिलता है, तो वो रिजर्वेशन से अधिक है, ये 10% रिजर्वेशन उससे कम है? स्पेसिफिक जवाब दीजिए। तीसरी, ये जो आप 25% लोगों को रखने वाले हो, 75% लोगों को आप निकालने वाले हो, आप किस बेसिस पे 25% को चुन रहे हो, 75% को निकालो? क्योंकि इसकी क्या गारंटी कि यूनियनाइजेशन, पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होगा, में दोस्ती होना चाहिए, उसके बदले कंपटीशन नहीं होगा? इसका स्पेसिफिक जवाब राकेश त्रिपाठी जवाब दें, संवैधानिक जवाब दीजिए। मैं बिल्कुल जवाब दे देता हूं। पहले थैंक यू, बिल्कुल जवाब दे देता हूं, एक एक करके आपके सारे सवाल के जवाब दे देता हूं। देखिए, तहसीन पेलोवाला जी ने पहली बात तो एक जो शब्द इस्तेमाल किया था कि प्रधानमंत्री बोलता है, प्रधानमंत्री कहता है, मैं बहुत आदर के साथ कहूंगा प्रधानमंत्री बहुत सम्मानीय पद होता है, देश के हमारे गौरव होते हैं, तो कम से कम भाषाई व्याकरण ठीक रखे। प्रधानमंत्री बोलते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं, ऐसा शब्द प्रयोग करेंगे तो ठीक है, लेकिन मैं जानता हूं हो सकता है आपकी हिंदी की शायद समस्या होगी। आपने जो दूसरी बातें कही है, आपने कुछ सवाल उठाए हैं, मैं एक बहुत अनुरोध के साथ कहूंगा, आप जिन तकनीकी सवालों को उठा रहे हैं, इन सवालों के जवाब सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पेसिफिक रूप से कहे गए हैं। देखिए, रिजर्वेशन के जिस मसले को आप उठा रहे हैं, पहले से ही सेना के जवानों को जो रिजर्वेशन मिलता रहा है वो उसी तरह से है। अग्निवीर जो है, ये सेना के जो रेगुलर भर्ती होती थी उनसे अलग नहीं होंगे। जो सुविधाएं सेना के जवानों को मिल रही थी वही सुविधाएं अग्निवीर को मिल रही है, उसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। और दूसरी बात, नहीं है, कुछ चीजें अलग है राकेश जी, कुछ चीजें अलग है। सेना ने इस बात को तय करने का काम किया है, और अगर फिर भी कोई आपत्ति है तो सेना अपनी भर्ती प्रक्रिया में उन बातों के सुधार करेगी। राजनीतिक तौर पर इस बात के हम जवाब दे ही दे रहे हैं कि अगर किसी प्रकार के कोई सकारात्मक सुझाव आएंगे तो उन सुझावों को जोड़ेंगे। लेकिन तहसीन पूनावाला, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। तहसीन पूनावाला प्लीज आप मेरी बात भी सुने, मैंने आपको बोलने का पूरा मौका दिया। हमारा जो विषय है आज का, वो अग्निपथ आज का नहीं है, हम पहले भी इस पर डिबेट कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। आज हमारा जो मुद्दा है वो है नफरत वाली राजनीति क्यों, जहरीले बोल क्यों, हम इस पर बात कर रहे हैं। और हमारे पास और भी खास मेहमान है, उनका भी रुख कर लेते हैं। ठीक है, हमारे साथ देखिए जो बाकी मेहमान है, उनसे जब हम बात करेंगे तो जिस तरह से हमसे मौलाना पीर अदी कादरी काफी देर से हाथ उठा रहे हैं, उनसे हम जब अगर बात करें, मौलाना जी जो बात तौकीर रजा ने ये कही कि मैं यूएन में जाऊंगा, उन्होंने ये कहा कि अब हमको अपने देश की सरकार पर कोई विश्वास नहीं, हमें अपने देश की सरकार से कोई उम्मीद नहीं, हम यूएन में उठाएंगे हमारी जो समस्याएं होंगी। क्या ये देश विरोध नहीं है? क्या आपको अपने संविधान पर, अपने कानून पर, अपनी सरकार पर विश्वास नहीं है और इसलिए आप अपने देश का विरोध करने के लिए यूएन में जाएंगे? खुले मन से वही कह रहे हैं। ठीक है मैडम, सबसे पहली बात तो जो है हमारे एमआईएम के प्रवक्ता भी यहाँ बैठे हुए हैं, वो आपको बखूबी जवाब दिए। मैं उस बात की तरफ एक भारतीय मुसलमान होने की हैसियत से कहूँगा कि हम अपनी जिंदगी अपने देश के लिए समर्पित कर चुके हैं, और असद साहब का जहाँ तक के मौक़िफ़ है वो पक्के भारतीय हैं। ये एक साजिश है, इससे पहले भी हुई थी बेंगलोर में, एमआईएम के डाइस पर एक लड़की को छोड़ा गया। तो मैं अब आगे की बात, तौकीर रजा खान साहब ने जो यूएन की बात की, तो मैं कहना चाहता हूँ कि जिस वक्त अरब मुमालिक जो है नुपुर शर्मा के बारे में इन्वॉल्व हुए, तब भी हमने ये कहा था कि ये हमारे देश का मसला है। हम नुपुर शर्मा को हमारे देश के कानून और संविधान के तहत
सजा दिलाएंगे, अरेस्ट करवाएंगे, FIR कराएंगे, लेकिन कोई बाहर का देश हमारे मामलात में मुदाखलत ना करे। तो आज मैं मौलाना तौकीर रजा खान साहब को बड़े ही आदर के साथ ये कहना चाहता हूं कि UN ये सब बातें हमको नहीं चाहिए। ये देश में संविधान है, हम हमारा हक हमारे संविधान के तहत लेंगे, हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, अपने संविधान पर, अपने लोकतंत्र पर यकीन है कि डॉक्टर पवन राव अम्बेडकर जी कुछ कहना चाहते हैं। बोले डॉक्टर पवन। श्वेता जी, मैं कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह की भाषा और जिस तरह की जो है अमर्यादित जो है असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है वो बिल्कुल निंदनीय है। चाहे सुबोध कांत सहाय जी हों, चाहे शेख हुसैन साहब हो, चाहे तौकीर साहब हो, हम UN की बात नहीं करते हैं। लेकिन समस्या ये आती है जब नुपुर शर्मा का मामला आता है तो 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को क्या हो जाता है, किन देशों के दबाव में वो नुपुर शर्मा को जो है पार्टी से जो है सस्पेंड करते हैं, वो कौन सा दबाव था? हम तो UN नहीं गए थे, हमने तो किसी भी देश से मदद नहीं मांगी, हमने तो इस देश के कानून से मांगी। आज इस देश का कानून, जितनी हिंसा पूरे देश में हुई उसके हम सब गवाह बने। अगर आपको विश्वास होता कानून पर, बीजेपी ने पहले कार्रवाई कर ली थी तो देश में वो हिंसा ना होती। संजीव उनियाल जवाब देंगे। संजीव उनियाल। श्वेता जी, बीजेपी की कार्रवाई का जवाब तो एक सेकंड में दूंगा, पर मैं विषय पर दोबारा आना चाहता हूं। सबसे पहली बात कि आपने इस कानून को लेकर, इस नुपुर शर्मा को लेकर हैंग करने के लिए उस बच्ची को निष्कासित करती है अगर कोई पार्टी, तो संवेदन, उनको चुप कराइए, तो संवेदनशीलता बताती है कि एक पार्टी इतनी संवेदनशील है। पवन राव जी, हम आपकी बात समझ गए। देखिए, मामला कोर्ट में है, नुपुर का मामला कोर्ट में है, पार्टी ने कार्रवाई कर दी है, तो उस पर बात अभी करने का इतना वक्त भी नहीं है कि हम अलग अलग मुद्दों पर बात करें। हम जहरीले बोल पे बात करें। संजीव उनियाल जी, ठीक है। पवन राव अम्बेडकर जी, इनको चुप कराइए। पवन राव अम्बेडकर जी, मैं आऊंगी आपके पास। बहुत संवेदनशील मुद्दे पर हूँ, जिसको कि लगातार यहाँ बैठे हुए लोग डाइवर्ट कर रहे हैं। देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए इतने खतरनाक शब्द, जबकि हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम। जब इस देश में इस तरह की भाषा पूरे संसार के लोगों के लिए यूज होती है कि उनकी आयु लंबी हो, शुभास्ते पंथा न संतु, इस तरह के श्लोकों के साथ हम आशीर्वाद देते हैं, तो हमारे देश के यशस्वी प्राइम मिनिस्टर के लिए इतने खतरनाक शब्द यूज करने पर भी ये लोग कंडेम नहीं कर सकते कि इधर उधर लेके जाते हैं चीजों को। तुम ये बताओ कि क्यों आप कंडेम नहीं कर रहे हो? इस तरह की भाषा देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए यूज नहीं करनी चाहिए। और यहाँ इस बात से क्लियर होता है कि इस तरह के कानून नहीं है, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं आपके कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। आप खुले बैठ के देश के प्राइम मिनिस्टर को कोसते हैं, उनके लिए गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनके लिए तार का प्रयोग करते हैं। हम सबको अपनी गोलमाल में झांकने की आवश्यकता है। हम उसी कड़ी से आते हैं जिसमें सुबोध कांत साहे ने अगर ऐसा कह दिया, अगर शेख हसीना ने ऐसा कह दिया, अगर हुसैन ने ऐसा कह दिया, तो हम भी तो यही बैठ के कह रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए। इस देश के प्राइम मिनिस्टर की गरिमा को कृपा करके बनाए रखें और अपनी भाषा को संयमित रखें, जिससे कि इस देश के लोग सम्मान कर सकें। विरोध है, अगर किसी मुद्दे पर विरोध है, सवाल है, तो बिल्कुल अपना सवाल रखिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस बात की पूरी इजाजत है कि आप अपना सवाल रख सकते हैं, लेकिन आप प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे और इसको जायज ठहराएंगे। सरवर जी, सबसे जो दुखी करने वाली बात है ये कि कांग्रेस आला कमान की तरफ से भी कुछ नहीं कहा जाता, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। यहां तक कि बाकी नेताओं ने तो उसका स्वागत किया, इसका साथ दिया है। बोला सुबोध कांत साहे ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। देखिए, सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, कई दलों में ये शिकायत लगातार आ रही है और राकेश त्रिपाठी जी बैठे हैं, मैं इनसे भी आदर और सम्मान के साथ कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेता बेलगाम हैं। बिल्कुल, सब में एक मतलब जो बड़े हैं, जिम्मेदार हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या संसदीय बोर्ड के हैं या इनके यहाँ लोगों के इन चीज़ों पर, उसको क्या हिंदी में एक शब्द कहते हैं, जो निगरानी रखते हैं लोग, तो उन कमेटियों को चाहिए कि लोग नजर रखें और पनिश करें, जरूरत पड़ने पर उनको क्या कहते हैं, टोकें और रोकें। लेकिन हो नहीं रहा ऐसा, ना कांग्रेस में हो रहा और ना दूसरे दलों में हो रहा। और कई दल के ऐसे नेता सामने आए हैं जो इस तरह से अमर्यादित, असंसदीय और असामाजिक बयान दे रहे हैं। लेकिन एक प्रमुख बात मैं तौकीर रजा साहब की वजह से कहूंगा, और चूंकि पीर अली कादरी साहब भी हैं, मैं बराबर आता हूं। बातें तौकीर रजा साहब ने एक जो कही है कि कलमा पढ़ ले मतलब प्रधानमंत्री तो उन्हें मोक्ष मिल जाएगा। जिन लोगों ने कलमा पढ़ लिया भारत में, मैं अभी उन पर आना चाहता हूं।
भारत में एक बड़ी आबादी धोबी, मुस्लिम की बात कर रहा हूं, मुस्लिम धोबी, मुस्लिम नाई, मुस्लिम तेली, मुस्लिम चमेला, मुस्लिम हलालखोर, मुस्लिम मीर शिकार, मीरासी, नट, बख्खो, डफाली, मंसूरी, रायन, इस तरह की जो डिप्रेस कास्ट हैं, जो लिस्ट से इनके बाहर हैं, इन लोगों ने तो कलमा पढ़ लिया, इनके जिंदगी में तो अब तक रोशनी नहीं आया। तमाम तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उसमें तो यही सब दिख रहे हैं, जो तकरीर कर रहे हैं, मोक्ष का रास्ता बता रहे हैं, मोदी जी को मोक्ष का रास्ता बता रहे हैं। और इन पूरे तबके को, जो एक बड़ा तबका है जो मुख्यधारा से कटा हुआ है, कहीं गिनती नहीं उसकी, ना आर्थिक दृष्टिकोण से, ना सामाजिक, ना राजनीतिक, कहीं भी नहीं, इनके विषय में तो वो बोलते ही नहीं, मुंह खोलते ही नहीं। कभी इनके बारे में भी कुछ सोच लिया जाए तो मैं इन तमाम उन उलमा से जो रहनुमाई का दावा ठोक रहे हैं और कहते भी हैं कि मैं ही रहनुमा हूं, मैं कहता हूं आप रहनुमाई कीजिए, लेकिन इन तबकों के बारे में तो जरा कुछ बोलिए। ठीक है, मैं मौलाना पीर अली कादरी जी के पास जाऊंगी। सर, इस्लाम को लेकर मेरी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं ये समझना चाहूंगी कि जो बात कही गई है तौकीर रजा की तरफ से कि अगर कलमा पढ़ ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उन्हें मोक्ष मिल जाएगा, तो क्या इस्लाम में कुछ ऐसा है क्या? ये जरा समझाएं हमारे दर्शकों को कि अगर कलमा पढ़ ले तो मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है मैडम, ये हर धर्म की आस्था की बात है। अब अगर जो है मुसलमान, मोक्ष जैसा कुछ होता है क्या इस्लाम में? मोक्ष होता है क्या? सुनिए मैडम, इस्लाम में यह कहा जाता है कि जिसने कलमा पढ़ लिया उसने नजात पा ली, जिसको आप मोक्ष कहते हैं। ठीक है, लेकिन मैं एक बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं। मोक्ष इस्तेमाल करते हैं क्या आप? मोक्ष सुनिए ना मैडम, नहीं, मैं समझना चाह रही हूँ सर, मैं आपको घेर नहीं रही, मैं सिर्फ समझना चाह रही हूँ, मेरे दर्शक भी समझना चाह रहे हैं, मोक्ष होता है क्या? नहीं, देखिए मैडम, मोक्ष क्या है आप बताइए मुझे पहले। मोक्ष किसे कहा जाता है हिंदू धर्म में? बिल्कुल, हिंदू धर्म में तो ये मानते हैं कि आपकी फिर से जो पुनर्जन्म में आपको नहीं आना पड़ेगा, आप ईश्वर के दास हो जाएंगे और मोक्ष मिल जाएगा आपको अपनी जिंदगी के। आपको जो है एक मानो में नजात, मैं जो कह रहा हूँ कि इस दुनिया की झंझटों से नजात मिल जाएगी, तो मोक्ष तो हिंदू धर्म में वो कहा जाता है। हम ये कहते हैं कि जिसने कलमा पढ़ लिया उसको नजात मिलेगी, तो ये हर धर्म की एक आस्था है। लेकिन तौकीर रजा खान साहब दूसरे धर्म के लोगों को अपने दूसरे धर्म के लोगों को कलमा पढ़ा के मोक्ष दिलाएं, ऐसा नहीं कुछ। सुनिए, तौकीर रजा खान साहब को प्रधानमंत्री हो या कोई आम हिंदू हो, किसी के मुताल्लिक ऐसी बात नहीं करना चाहिए। मुझे 30 सेकंड दीजिए मैडम प्लीज, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो हमारे मौलाना साहब ने फरमाया उस तरफ आपकी तवज्जो दिला रहा हूँ कि मैं हो या मौलाना साहब हो, ऐसे कई व्यक्ति है जो हमारे अपने मुस्लिम कम्युनिटी के वो पिछड़े तबके के लोगों को हम जगाना चाह रहे हैं, उनको तरक्की की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं, उनको आगाह करना चाह रहे हैं कि भाई ये गैर शरई है, ये गैर इस्लामी है, ये हमारे पास ऐसी बात नहीं करना। तो हमको जो है टीवी का एजेंट या बीजेपी के एजेंट का नाम दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर हमारे खिलाफ में अभद्र टिप्पणी की जा रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अजीत डोभाल साहब को, एनएसए के जो चीफ है, उनको ये कहना चाह रहा हूं कि इससे हमारे अभद्र टिप्पणी पर तो हम बात कर रहे हैं सर। हमारा टॉपिक ही वही है कि किसी को भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो भाषा का गिरता स्तर है उस पर ध्यान रखने की जरूरत है, फिर चाहे वो किसी भी तरफ का हो। सोशल मीडिया पर कंट्रोल नहीं, कादरी साहब के दर्द को समझिए, कादरी साहब के दर्द को आप समझिए, हो क्या रहा है। और बड़े जिम्मेदार लोग बैठे हैं, तहसीन पूनावाला कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, बहुत सीरियस लोग हैं और काबिल लोग हैं। तमाम लोगों से मैं कहता हूं कि आप देखिए कि डिबेट में हम आते क्यों हैं। किसी इशू पर जब हम डिबेट करते हैं तो एक सारांश निकलकर सामने आता है जिससे आम लोगों का माइंडसेट तैयार होता है। अब माइंडसेट तैयार करना है तो साहब हम जिस समाज में काम कर रहे हैं, जिस सेक्टर में, जिस सेक्शन में, हम उसकी बात करेंगे या नहीं करेंगे। तो हम डिप्रेस कास्ट की माने बात अगर करते हैं, हम काम ही वही कर रहे हैं, उसी सेक्शन में हम काम कर रहे हैं। और आर्टिकल 341 के पर रिलीजियस बैन के खिलाफ लगातार हम लड़े। हमने कहा कि जो जिस माने सोशल इक्वलिटी आप कीजिए, सबको समान कर दीजिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, जिसका जो सामाजिक स्तर है और जो सुविधाएं संवैधानिक जिनको मिलती हैं वो दीजिए आप। तो जहां सुविधा की बात करते हैं वहां ये धर्म ले आते हैं हमारे सामने। बिल्कुल, और वो कहते हैं मुसलमानों एक हो जाओ। अरे एक हम तो हो ही रहे तुम्हारे पीछे 70 साल से। हिसाब से चीजों को मानेंगे, अपनी सहूलियत के हिसाब से चीजों को नहीं मानेंगे। कानून पर भी यही लागू होता है। कानून कराएंगे जो अभी कादरी साहब कह रहे हैं। बाद में ये देखेंगे कि इशू बेस या कुछ कह रहा। अगर पसमानदा मुसलमानों की बात हम कर रहे हैं तो हमें मुसलमानों का दुश्मन बनाकर पेश कर दिया जाएगा और हमें कहा जाएगा कि ये लोग पैसे पर जाकर टीवी पर बोल रहे हैं। ये मामला हो रहा है।
ऑन टू ऑल बोलिए। फोन पर धमकी दी जा रही है, सोशल मीडिया के जरिए जान से मारने की धमकी नहीं होना चाहिए। हम यही बात कर रहे हैं, किसी भी पार्टी में कब्जा है धर्म पर, एक छत्र कब्जा है धर्म पर। तहसीन पुनावाला कुछ कहना चाहते हैं, बोले। दोनों मौलाना साहब जो यहाँ पर बैठे स्टूडियो में और कादरी साहब, मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर अगर आपको धमकी मिल रही है तो बहुत गलत है। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। आप या तो अमित शाह जी, अजीत डोवल जी या जो आपके मुख्यमंत्री, उनसे ये अपील कीजिए कि आपकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। मैं दो और चीज और ये गलत है और बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं दो चीज कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ संजीव जी से और राकेश भाई से कि प्रधानमंत्री जी की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, और नो इफ इन बट, जब मनमोहन सिंह, फिर आप इतिहास में चले गए सर, फिर आप इतिहास में चले गए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं तो मानता हूँ कि गलत, प्लीज मेरी बात समाप्त करने दीजिए, एक ही मैं तो मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी का अपमान नहीं करना चाहिए, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन जब मोदी जी ने कहा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी किस तरह से नाते, एक्सपंज करना पड़ा, किस तरह से नाते, रेनकोट पहनते। जब सुषमा स्वराज जी ने हाउस में कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी चोर है, किसी जानवर से तुलना की, आप इसको उससे कर रहे हैं तुलना की, जानवर की मौत मरेगा, हिटलर की मौत मरेगा। ये जो शब्द है गलत है। ये मोदी जी ने इस शब्द को प्रयोग किया, कुत्ते का पिल्ला, ये मोदी जी के शब्द है। एक सवाल मैं आपसे करना भी चाहती हूं। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं तो कंडेम कर रहा हूं, मैं तो ठीक है। तो फिर इतना लंबा वक्त तो नहीं है सर ना डिबेट में कि हम इतिहास में जाएं। सर इतना लंबा वक्त नहीं है ना डिबेट में। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, तौकीर रजा ने, क्योंकि तौकीर रजा पर मैंने आपसे नहीं पूछा। तहसीन पुनावाला जी एक जवाब दे दीजिए, छोटा सा सवाल है। तौकीर रजा ने ये कहा कि हम तब मानेंगे उनको अपना खलीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर वो कलमा पढ़ लेंगे। मतलब आप देश की चुनी हुई सरकार को, देश के प्रधानमंत्री को नहीं मानेंगे, तब मानेंगे जब वो कलमा पढ़ लेगा। ये सही है? हम यूएन जाएंगे, हम देश के कानून पर, देश की सरकार पर विश्वास नहीं करते, हम यूएन जाएंगे शिकायत करने। आप इसको सही मानते हैं? ये सारे लोग बीजेपी की मदद कर रहे हैं। प्लीज इन मौलानाओं के चक्कर में मत आइए, ये बीजेपी की मदद कर रहे हैं। और ये देखिए कि मैं ओवैसी के खिलाफ हूं, मैं ओवैसी के खिलाफ हूं, मैं सहमत हूं। लेकिन जो व्यक्ति वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, ओवैसी जब आए, वो आपको कैसे पता बीजेपी के एजेंट नहीं थे? वो तो जांच होगी सर, वो तो जांच होगी। हम क्या कह रहे हैं, हम आपने पुष्टि नहीं करी। प्रतिनिधि है वो, हमारे मौलाना जो आपके स्टूडियो में बैठे उनके प्रतिनिधि नहीं है, ये कादरी साहब के प्रतिनिधि नहीं है, मेरी मम्मी के प्रतिनिधि नहीं है। क्यों ये मौलाना हमारे बारे में बात करें? हमारी श्रद्धा सिर्फ और सिर्फ इस देश के संविधान में है। बहुत खूब। हर जनप्रतिनिधि को, हर इन्फ्लुएंसर को इसी तरीके से बात करनी चाहिए, अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। क्योंकि आप जो बोलते हैं, टीवी पे बैठ के बोले, मंचों से बोले, उसका असर देश की जनता पर पड़ता है। तो बहुत जरूरी है कि अपनी जिम्मेदारी के साथ बोले। ठीक है कादरी, अच्छा पवन राव अम्बेडकर जी कुछ कहना चाहते हैं, आप बोले जल्दी सर, बहुत कम वक्त बचा। श्वेता जी, बिल्कुल साफ बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही प्रधानमंत्री नहीं, इस देश के 130 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में मुस्लिम कोई प्रतिनिधि नहीं है, किसी को भी वो टिकट नहीं देते हैं। लोकसभा में एक भी प्रतिनिधि ऐसा नहीं है मुसलमान। सर देखिए, अब बहुत वक्त नहीं बच गया। नहीं, आप सुनिए और पॉलिटिकल नहीं। ठीक है, संजीव उनियाल जवाब दे रहे हैं। जब प्रधानमंत्री कहते क्या है श्वेता, जवाब में क्या दे रहे हैं? मैं सिर्फ एक बात कहता हूं पुनावाला जी से, संजीव उनियाल आप जवाब दें फटाफट से। जाएगा मैं फटाफट इनको चुप कराइए। ठीक है अम्बेडकर जी, अब संजीव उनियाल को बोलने दीजिए, और भी मेहमान हमारे पास है। मैं सिर्फ 30 सेकंड में, जब पूनावाला जी से आपने प्रश्न पूछा कि दोनों मौलानाओं की सेक्युलरिज्म की बात करिए, जब उनको खतरा हो रहा है, जब वो एक बात रखते हैं कि मुस्लिम्स की 5 नीचे की जातियां जो हैं वो लगातार डाउनग्रेड होती जा रही हैं, अगर वो इस तरह का विषय रखते हैं तो उनको थ्रेटनिंग कॉल होती है, तो उसका कोई स्टैंड नहीं लिया उन्होंने क्या कहा? अमित शाह जी के पास जाइए। उनका एकमात्र ध्येय ये है कि फटाफट से जवाब दे दीजिए। और मुख्यधारा से काटने में कांग्रेस का रोल था, ये भी बता दीजिए। उन्होंने ऐसा किया था। मोदी जी की तमन्ना मरने की जो बात, तहसीन भाई को पता होना चाहिए, 10 अगस्त 1950 को तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे नेहरू जी ने ये काम किया था। उसको पूनावाला जी जस्टिफाई कर रहे, क्योंकि मोदी जी ने ऐसा कहा, जो धमकी देगा उसको जेल में डालूंगा। आप एक साथ सब बोलेंगे तो किसी की भी आवाज नहीं जा पाएगी। क्योंकि पूनावाला जी ने बोला कि मोदी, ठीक है, सबसे बड़ी बात है, ठीक है, देखिए वक्त खत्म हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको सरकार की किसी नीति का विरोध करना है, आप बिल्कुल करें, लोकतंत्र आपको इसका हक देता है। लेकिन आपको इस बात का फर्क समझना होगा कि जब आप सरकार का विरोध करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं, तो देश विरोध ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम जितने भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।